दोस्तों, सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के मिसाइलों को मार गिराया है। यह हमला इजराइल की तरफ से सीरिया के ऊपर रात को करीब 1 बजे सीरिया के समय मुताबिक किया गया और भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे यह हमला इजराइल की तरफ से सीरिया के ऊपर किया गया है। और लगातार इजराइल जो है वो इसी तरीके से हरकतों को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से लोग इस हमले के दौरान वीडियो बना करके दुआ मांगते हुए दिखाई दिए, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल द्वारा सीरिया के ऊपर यह बमबारी की गई और बमबारी को सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत एक्टिव होते हुए इजराइल के मिसाइलों को मार गिराया है, जिसका अंदाजा इजराइल को नहीं था। क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से मुस्लिम देशों की एकजुटता हुई है, उससे खासतौर पर इजराइल कांप उठा है। और कैसे अरब मुल्कों में 12 साल बाद सीरिया की वापसी हुई है, वो तस्वीरें भी देश और दुनिया के सामने हैं। और इसी के चलते कभी इजराइल जो है वो फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसाता है, तो कभी वही लेबनान के ऊपर बम बरसाता है, तो कभी सीरिया के ऊपर बम बरसाता हुआ इजराइल अक्सर दिखाई दे रहा है। किस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सीरिया की राजधानी पर इजराइल ने कई हमले किए हैं। हमलों की वजह से राजधानी दमिश्क में कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक दमिश्क में कई जगहों पर आग लग गई है। इजरायली हमलों के बाद सीरिया का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था। सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली मिसाइलों को तुरंत मार गिराया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायली हवाई हमले ने एक सीरियाई सैनिक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। कुछ भौतिक क्षति हुई है। राज्य समाचार एजेंसी सना ने बताया कि सना द्वारा एक सैन्य स्रोत के अनुसार सीरियाई वायु रक्षा ने इजराइल के मिसाइलों को गोलान हाइट से बुधवार तकरीबन रात के 1 बजे लॉन्च किया और उनमें से कुछ को मार गिराया है, जिस पर इजरायली दुश्मनों ने दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए कब्जे वाली गोलान हाइट्स की दिशा से हवाई हमला किया है। सैन्य स्रोतों ने हमले के लक्ष्यों का ब्यौरा नहीं दिया है, केवल यह कहा है कि हमले में एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है और इसकी भौतिक क्षति हुई है। यूनाइटेड किंगडम स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, एक मॉनिटरी जो सीरिया में जमीन पर स्रोत में एक विशाल नेटवर्क पर निर्भर करता है, उसने कहा है कि इजरायली मिसाइल हमले का उद्देश्य ईरान समर्थक लड़ाकों को संबंधित हथियार डिपो थे और आग लग गई। अप्रैल तक के 12 महीनों में सीरिया पर इजरायली हमलों में कम से कम 44 लोग मारे गए हैं और 50 से अधिक घायल हुए हैं। इजराइल ने वर्षों से सीरिया में ईरान से जुड़े लक्ष्यों को रूप में वर्णित सैकड़ों हमलों को अंजाम दिया है। इजरायली सीरिया के अंदर अपने हमलों पर शायद ही कभी टिप्पणी करता है। उसने बार बार कहा है कि वे ईरान को सीरियाई क्षेत्र में अपने सैन्य प्रभाव का विस्तार करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। मिडल ईस्ट की राजधानी में हाल के महीनों में बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव से इजराइल चिढ़ा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया इस बदलाव से चौंक गई है। बावजूद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद 5 लाख से अधिक सीरियाई लोगों की मौत और 12 मिलियन लोगों के जबरन विस्थापन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति थे। उन्होंने पिछले महीने उनका अरब लीग समिट में फिर से स्वागत किया गया और यहां तक कि उन्हें रेड कारपेट की ट्रीटमेंट भी दी गई है। आश्चर्य की बात यह थी कि बशर अल असद ने बदले में रियायतें देने की कोई इच्छा नहीं दिखाई या कम से कम उत्पीड़न के डर के बिना शरणार्थियों को उनके घरों में वापसी की सुविधा देने का वादा तक नहीं किया। न्यूज एजेंसी के अनुसार मानवाधिकार समूह की निंदा के बावजूद रियल पॉलिटिक
कि एक बार फिर प्रबल हो गया है। पश्चिम सरकारें अन्य अरब देशों के साथ असद के संबंधों की बहाली से नाखुश थी और चिंता व्यक्त कर रही थी कि यह सीरिया के लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को कमजोर कर देगा। वहीं अब तक पश्चिम सरकारें शासन पर अपने प्रतिबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती हैं। 12 साल पहले सीरियाई लोगों के विद्रोह के क्रूर दमन के परिणाम स्वरूप बशर अल असद शासन को दुनिया में नकार दिया था और लगभग सभी का मानना था कि इसे जल्द ही उखाड़ फेंका जाएगा, क्योंकि उस समय कई अरब सरकारों ने विद्रोहियों का समर्थन किया था। हालांकि धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि बशर अल असद शासन को गिराया नहीं जाएगा। अरब सरकारें धीरे धीरे यह सोचने लगी कि उन्हें अरब जगत में वापस लाना उनके हित में है। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि असद को बाइकॉट ना करके वे उन्हें अत्यधिक नशे की विद्युत कैप्टगन ड्रग के उत्पाद और तस्करी अंकुश लगाने के लिए मना सकते हैं, जो मध्य पूर्व में युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है, जो शासन के खजाने में अरबों डॉलर लाता है। कैप्टागन का सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में सबसे बड़ी ड्रग समस्या माना जाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सीरिया ने तस्करी पर नकेल कसने का संकल्प लिया और कैप्टागन के उत्पादन और तस्करी का मुकाबला करने के लिए एक क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वय समिति की स्थापना पर सहमति व्यक्त की, जिसे दमिश्क शासन द्वारा हथियार बनाया गया था। जैसा कि कैप्टागन सीरिया का मुख्य विदेशी मुद्रा अर्जक है, यह संभावना नहीं है कि असद इसके उत्पादन और तस्करी को रोकने के लिए वास्तविक प्रयास अब करेंगे। लेकिन सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए तेल समृद्ध अब अरब सरकारों से धन प्राप्त करने के बाद से समय समय पर कुछ तस्करों को गिरफ्तार करने की उम्मीद है। अरब जगत में बशर अल असद को वापस लाने के बाद अरब सरकारों को उम्मीद है कि असद लाखों शरणार्थियों की सीरिया में वापसी को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाएंगे, जो अपने जीवन के लिए डर रहे थे और दमन से बचने की कोशिश कर रहे थे और अपनी मातृभूमि से भाग गए थे। हालांकि कई देशों जैसे लेबनान, जॉर्डन, तुर्की ने शुरू में सीरियाई शरणार्थियों का स्वागत किया, इस विश्वास में कि असद शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अब वे चाहते हैं कि अपने देश वापस लौट जाएं। स्थानीय लोग अब उन्हें एक खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि शरणार्थी कम वेतन स्वीकार करते हैं और उन्हें स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं से वंचित करते हैं, जो अन्यथा उन्हें उपलब्ध होती है। लेबनान और तुर्की दो देश जो गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, हाल ही में सीरियाई शरणार्थियों को बलपूर्वक अपने देश वापस भेज रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने समय समय पर आ रही है। जहां 12 साल बाद बशर अल असद की अरब जगत में वापसी हुई और अब लगातार सीरिया के ऊपर बम बरसाना शुरू कर दिया गया है इजराइल द्वारा, जहां अब सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम वो नहीं रहा जो जुल्म इजराइल और अमेरिका के सहता। अब उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा।